बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ में हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हदायत जारी की हैं कि मुज़्ज़न वाक़या में मुलव्वस अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को अमरीका के हवाले ना किया जाए, उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए और उसके केस का फैसला अदालत करे। नाज़रीन, यहाँ आकर वाक़यात और हालात एक ड्रामाई रुख इख्तियार कर रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी वड़ाई साहब। जी अच्छा सदफ, इसमें जो थोड़ा सा अगर हम इसको टू द पॉइंट ले लें बात को, जी, तो 3 इसमें फ्रीक बनते हैं उसके अलावा जो वो खुद है रेमंड डेविस या जो भी उसका नाम है, हमें तो उसके नाम का भी नहीं पता अभी तक नहीं, ये तो चल गया ना नाम जो चल रहा है उसके पासपोर्ट के ऊपर था, लेकिन उसकी असली शनाख्त क्या है ये तो खुद उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी ने भी इस पे रिजर्वेशन शो की है कि जो उसकी असल शनाख्त है वो नहीं बता, वो तो ये है ही नहीं, गलत कोड कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये तो अभी जाहिर होनी है, वो उनकी एम्बेसी ने ये बताना है कि ये साहब हैं कौन, इनका असल नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और बाकी जो उनके स्टेटस क्या है इनका, सारी चीज़ें ये उनकी वो बताएंगे, जॉब की उनकी नेचर क्या थी ये भी, और वहाँ पे जहाँ पे वो थे वहाँ क्या कर रहे थे। ये 5 चीज़ें हैं जो उसकी पर्सनल शनाख्त के बारे में बताई जानी है। तो ये तो अभी वो बताएंगे ये 5 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उसका स्टेटस डिटर्मिन होगा। लेकिन बहरहाल जो भी है उनके अलावा बाकी जो हैं वो एक अमेरिकन गवर्नमेंट है, जाहिर है कि उनका शहरी है, और दूसरी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है जिसका वो मेहमान है, एक तरह से रिसीविंग स्टेट आप उसको कह सकते हैं। जो सेंडिंग स्टेट है वो अमेरिका है। तो ये रिसीविंग स्टेट की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट है, वो सूबा जहाँ पे ये वाक़या हुआ है उसकी ज़ाहिर एक परमिशनल सब्जेक्ट है, उसको क्राइम को देखना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और फिर उसके बारे में जो भी पुलिस की कंक्लूजन्स हैं चालान की सूरत में वो अदालत में पेश करना। तो ये 3 बेसिकली फ्रीक हैं उसके। ठीक तो है। हम इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप अगर मुझे इजाज़त दे दें जी, तो देखें ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जानी है अगर एक बात आप मुझे नहीं करने देंगे। तो वो बात ये है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस पे तो जो भी करे, लेकिन एक और काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आप मुझे इजाज़त दे दें मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूँ ज़रूर। कि देखें कल पूरी कौम के सांस खुश्क हुआ था हर बंदे का कि इन्होंने पहले 31 जनवरी को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, और फिर जब देखें ये कितने अच्छे हैं कि नाजरीन आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, कितनी वो प्रो आवाम है और कितनी वो आवाम के दुख दर्द को समझती है कि उन्हें जब कीमतें बढ़ाई और लोगों ने एहतजाज किया तो उन्हें वो कीमतें वापस ले ली, जिस वजह से भी ले ली। लेकिन चलें हम यही फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके दुख दर्द परेशानी उसको उन्होंने समझा, और उसके बाद पूरी कौम जो है वो एक परेशानी के आलम में मुब्तला थी। चूँकि उससे पहले जो उनको समरी पुटअप हुई थी, जो प्रपोजल मूव हुई थी, वो उसके बारे में हमारे न्यूज़ 1 चैनल ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि 8 से 10 रुपए के दरमियान मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर रिकमेंडेशन थी प्राइसेस को बढ़ाने की। लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हम शुक्र अदा नहीं करते, देखिए अल्लाह मियाँ भी बड़े खुश होते हैं शुक्र अदा किया जाए तो हमें अपनी जो प्यारी हमारी हुकूमत है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलें बला कुछ दिनों के लिए टल गई। अब उसके बाद वो परेशान तो हैं कि हम टैक्स भी कोई नहीं लगाने देता, पेट्रोल की प्राइसेस भी कोई नहीं बढ़ाने देता, और भी जो तरीके हो सकते हैं पैसा कमाने के वो कोई भी नहीं करने देता। तो अवाम, अब हम क्या करें? अवाम तो पहले तो ये था ना कि अवाम क्या करें, जो मर्जी करें हमें पैसे दें। अब ये है कि हम क्या करें फिर। तो बहरहाल जो भी वजह है उसके पीछे खौफ एक वो भी हो सकता है जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, अरब कंट्रीज़ में, उसके पीछे खौफ ये भी हो सकता है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ धमकियां दे रही हैं उसके पीछे ये भी खौफ हो सकता है कि जो उनकी अपनी अलाइड पार्टीज़ धमकियां दे रही हैं। और उसके पीछे मैं तो पॉजिटिव सोच का बंदा हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि वो हैं ही बड़ी अच्छे हमारी हुकूमत, हर हुकूमत हमारी, और ये हुकूमत तो बहुत ही अच्छी है कि उन्होंने पूरी हमारी हमदर्दी, हमारा दुख तकलीफ सारा उनको पता है कि हम कितने परेशान हैं, कितनी कीमतें इसके नतीजे में और बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने नहीं बढ़ाई। तो ये उनका शुक्रिया एक ड्यू है। ये आपने अच्छा किया जो आपने शुक्रिया अदा कर दिया हुकूमत। हाँ जी। दूसरी बात यह है, ये जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें पहली चीज़ तो अमेरिकन गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा कि 5 चीज़ें उनको बतानी हैं, वो हमारे फॉरेन ऑफिस को बताएंगे, वो आगे कोर्ट को या पंजाब गवर्नमेंट को ख़त लिखेंगे
कि जी ये बंदा है, ये इसका नाम है, ये इसकी शनाख्त है, ये इसका स्टेटस था, ये इसकी जिम्मेदारी थी और वहाँ पे ये काम कर रहा था और ये फलां ड्यूटी के ऊपर एम्बेसी में या काउंसलेट में फलां ड्यूटी अदा कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई साहब, ये सारी चीज़ें तो बाद में सामने आएंगी ना कि रेमंड डेविस जो है मौसूफ क्या हैं, कैसे हैं, क्यों थे यहाँ, लेकिन अभी से अगर देखा जाए तो देखने में ये पता चलता है कि अमेरिकी हुकूमत उसे बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है, ऐसे ही कोशिश कर रही है जैसे वो वाकई यहाँ पे सफारती मिशन पे था। देखिए अमेरिका उनकी अपनी जो गवर्नमेंट है वो तो यही कोशिश करेगी ना। वो तो देखिए उनका बंदा था, वो जिस ड्यूटी पे भी था वो ज़ाहिर है बड़ी कोई खौफनाक किस्म की हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटी हो सकती है, उनके लिए तो वो उनकी कोई नेशनल ड्यूटी पे होगा ना। तो वो यहाँ पे जो भी काम कर रहा था वो अब उनकी गवर्नमेंट तो वो तो ओन करती है अपने सिटीजन्स को। हम अगर नहीं करते, देखिए हम श्रीलंका जैसे शहर में भी आज भी खबर है कि वहाँ पे कोई 25 के करीब पाकिस्तानी उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, हम नहीं पूछते मुड़ के। मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तानीज के साथ होता है, यूरोप में जो होता है, अमेरिका में जो होता है, वो देखिए हमारे टीवी एक्ट्रेस उन बेचारों के साथ क्या हुआ, उनका बेटा उसके लिए वो कितना तड़पते रहे, फखरी साहब, और 22 महीने तकरीबन गुजर गए, कोई उनकी बात नहीं सुनता था। मीडिया में जब बात आई तो उनको सुनी। अब ये चाहें कि अमेरिका भी ऐसा हो जाए तो ये कैसे हो सकता है। देखिए जो बड़ी स्टेट्स होती हैं, हम भी तारीख में पढ़ते हैं कि एक खातून ने हजाज बिन यूसुफ को आवाज दी, तो एक खातून को जाके किसी ने हजाज बिन यूसुफ को बताया कि जी सिंध में ये वाकया हुआ है और उसके बाद एक खातून ने आपको पुकारा है। वहां से वो फौजें उन्होंने भेजी, फिर दूसरी भेजी, तीसरी भेजी, अल्टीमेटली सिंध को उन्होंने फतह किया और यहाँ पे इस्लाम का बोलबाला हुआ। तो ये जो बड़ी स्टेट्स होती हैं उनकी यही होता है कि वो अपने सिटीजन्स को ओन करती हैं, वो उनका एसेट है। और ऐसा सिटीजन जो उनकी ड्यूटी पे हो, जो उनके ही किसी ऑफिशियल काम पे हो या किसी असाइनमेंट पे हो, तो उसको तो क्यों ओन नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो ये कोशिश करनी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ठीक करेंगे, लेकिन ये जो चीजें उन्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। जहां भी वो करेंगे, जहां जिस लेवल पे भी वो कोशिश करें, सिंपली कह देने से। देखिए हाई कोर्ट ने आज जो किया है उसने 3 चीजें की हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वहां पे एक रिट पहले हुई जिस पे आज उन्होंने ये फैसला दिया, एक तरह से आप कह लें, और उन्होंने कहा जी कि उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम डाला जाए। और फिर उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि उसको हवाले ना किया जाए। बिल्कुल। और उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये लिखा है कि वो इसका स्टेटस डिटरमिन करें और कोर्ट को मुतले करें कि उसका स्टेटस क्या है, आया उसको इस्तिस्ना हासिल है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट को कमिट होना पड़ेगा। इससे पहले तुम्हारा फॉरेन ऑफिस जो है वो किसी ना किसी तरीके से अवॉइड कर रहा है अपने आप को कमिट करने में, लेकिन अब उनको बताना पड़ेगा कोर्ट को एटलीस्ट। तो ये मामला कोर्ट में चला गया। अब फॉरेन ऑफिस जो कहेगा वो अमेरिकन की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कहेगा। ठीक है। तो वो दैट मीन्स कि उन्हें पहले एक्सप्लेन करनी पड़ेगी हमारे फॉरेन ऑफिस को, वो सारी चीज़ें वो सारी कोर्ट में आएंगी। तो उस पर फिर कोर्ट मेरिट पे ये फैसला करेगी कि ये उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगी कि आया ये क्लेम्स जो हैं ये उनके राइटफुल हैं नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ जो है वो ठीक है नहीं है, और उसके बाद जो भी होगा वो उसके बाद होगा। तो दैट मीन्स कि मसला अब कोर्ट में इन एनी केस आ गया। अगर पहले नहीं भी वो अवॉइड भी कर रही थी हमारी गवर्नमेंट, अब तो उनको कोर्ट के जरिए कुछ ना कुछ है ना वो रिलीफ लेना पड़ेगा, अमेरिका हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। तो इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का क्या किरदार होगा? देखें फेडरल गवर्नमेंट की तो उसमें रोल यही है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी जो स्टेटस है और उसकी जो इम्यूनिटी है इसको डिटरमिन करना है। उनने ये लेटर लिखना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जो भी वो लिखें, जो भी उनकी मर्जी है, जैसे वो जो भी उनके पास एविडेंस होगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जो भी वो उसके सब्सटेंशिएट जैसे भी कर सकते हैं अपने, जो भी उनका वो लेटर लिखेंगे ये उन्होंने डिटरमिन करना है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इसके बाकी सारा कुछ इसी ने करना है। एक तो कोर्ट्स ने करना ना, वो तो उसको आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ना कहें क्योंकि कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन यह है कि जो पुलिस है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा होती है। अब ये जो भी कोर्ट्स में भी होगा वो भी एक तो उसमें वो है ना जो फॉरेन ऑफिस लेटर लिखेगा, बाकी जो कुछ कोर्ट्स में होगा वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे होगा। इसलिए कोर्ट्स के भी एक तरह से वो आप कह लें कि हाथ पांव बंधे होते हैं, वो फॉलो उन्हें करना होता है जो इन्वेस्टिगेशन उनके पास आती है। कोर्ट्स को ये इख्तियार होता है वो अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली। कोर्ट चूंकि पुलिस एक फ्रीक होती है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि पुलिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। पुलिस अगर चाहे तो केस को ख़राब कर दे, चाहे तो उसको, तो उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है उसमें बेसिकली आप कह लें कि जो पुलिस है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही अब ये उसके बाद जो फर्दर उसके बारे में
जो फाइनल आप कह लें जो कोर्ट में डिसीजन अपनी आएगा। नहीं डिसीजन नहीं, जो चालान देगी या ओपिनियन देगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक अदारा है ना, वो देगा। तो ठीक। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ब्रेक के बाद हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसको। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।